अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है परदेस और इसकी राइटर हैं राज़िया सैयद। अलास्का में बहुत सर्दी है। गुज़िश्ता 8 साल से मैं यहाँ मुकीम हूँ, लेकिन आज बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने अरसे में पहली बार मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाना है। हम तारकीन वतन के साथ एक बड़ा मसला ये होता है कि अपने मुल्क में रहते हुए हमारे टैलेंट की कोई कदर नहीं करता और बैरून मुल्क अपने प्यारों की ज़िंदगी संवारने के चक्कर में हम कब तन्हाई और जुदाई के घुन चक्कर में फंस कर रह जाते हैं, ये पता भी नहीं चलता। मैं अपना नाम तो बताना भूल ही गया। मेरा नाम हसन है और मैं अपनी शादी के चंद दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन को अलविदा कहकर आ गया था और लगता था कि मेरा दिल वहीं कहीं रह गया है। जुदाई के वक्त इसकी आंखों में नमी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझसे बहुत सी बातें करना चाहती थी, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से अपने लब सिए हुए थी। सच पूछें तो मैं पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता था और ख़ास तौर पर शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक तरफ मेरी 2 कवारी बहनें तो दूसरी तरफ छोटे भाई की पढ़ाई जारी थी। वालिद रिटायर्ड हो चुके थे और बीमार भी थे। वालिदा इनकी ही देखभाल में लगी रहती थी। इस घर को पैसे की ज़रूरत थी, ये मुझे बारहा बावर करा दिया गया था कि तुम्हें आला तालीम दिलवाई इसीलिए गई है कि तुम बाकियों का सहारा बनो। एयरपोर्ट पर मेरे छोटे भाई ने खुशी खुशी मुझे रिसीव किया, लेकिन सबके चेहरों पर इस वक्त बहुत उदासी छा गई जब मैंने उन्हें यहाँ मुस्तकिल रहने का इरादा जाहिर किया। बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी तो वहीं अच्छी थी, यहाँ तो वही गुर्बत, बेरोज़गारी और सबसे बढ़कर पढ़े लिखे बंदे की कदर ही नहीं है। माना कि बहनों की तुमने शादी कर दी है, लेकिन अभी अहमर की पढ़ाई बाकी है। इस घर को नए सिरे से बनाना है, इसके लिए सरमाया दरकार है। वो कहाँ से आएगा? हम सब तो तुम्हारे ही आसरे पर हैं। अब्बा ने मेरा बाजू दबाते हुए कहा। अम्मा, नैना नज़र नहीं आ रही। मेरी निगाहें अपनी बीवी को ढूंढ रही थी। हाँ, वो शायद तुम्हारे लिए कुछ खास बना रही है। तुम इसे छोड़ो, ये बताओ बहनों के लिए क्या ताइफ लाए हो? और फिर इसी अधड़बुन में शाम हो गई। नैना अब तक मेरे सामने नहीं आई थी। मैं तो उसे बताना चाहता था कि इसके लिए अलग मकान खरीदूंगा जहाँ सिर्फ वो और मैं होंगे और एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा करेंगे जहाँ हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन नैना ने जब सब सुना तो इसकी आंखों में मैंने खुशी की कोई रमक नहीं देखी। वो ऐसे बुत बनी बैठी थी जैसे मैं इसके लिए और अपने नहीं बल्कि किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या बात है नैना, तुम्हें इस बात से कोई खुशी नहीं हुई? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। पता नहीं मुझे खुश भी होना चाहिए या नहीं। हमारी ज़िंदगी अब इस नैज पर आ गई है हसन के जहाँ कुछ मिल भी जाए तो भी ला हासिल का दुख बाकी रहता है। इस ला हासिल का दुख कि जब मैं आपसे बात करना चाहती, आपकी माँ मेरी निगरानी करने लगी। आपको हर तरह की फरमाइशें नोट करवाई जाती। कभी नंदों की बातें सुनती तो कभी सबकी खिदमत करती। मेरी जवानी तो गुजर गई। 8 साल आपके बिना यूं गुजार दिए जैसे मैं खुदा न ख्वास्ता सुहागन ही नहीं हूँ। कोई औलाद, कोई आस नहीं थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तन्हाई मेरा मुकद्दर बना दी गई। अब मैं अलग घर लेकर भी क्या करूं? आपका साथ पाकर भी क्या करूं? लेकिन नैना, तुम सोचो, मैंने भी तो तन्हाई बर्दाश्त की है। तुम सब घर वालों के लिए, हमारे घर के लिए, सब आसाइशों के लिए। मैं भी तो परदेश की सख्तियां झेलता रहा। मैंने भी अपनी सफाई पेश करना चाहिए। हसन, मैं ये नहीं कहती कि अकेला सब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन कम अज़ कम आप कुछ पैसे जमा करके मुझे विज़िट वीज़ा पर तो बुला सकते थे ना। आपकी माँ बहनों की तरह मैंने गिफ्ट्स की फरमाइशें तो नहीं की थी ना। आप मुझे मेरा हक तो दे सकते थे ना। क्या मैं इस लायक भी ना थी? नैना मेरे सामने रो रही थी और मैं इसे चुप भी नहीं करवा रहा था। लेकिन अब भी तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ अपने लिए सोच सकते हैं। मेरे लहजे में इल्तिजा थी। शायद हम ऐसा कर सकें, लेकिन आप मुझसे नई नवेली सुहागन जैसी कोई तवक्कियात वाबस्ता मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, लेकिन खिदमत को मोहब्बत में ढालने के लिए मुझे कभी मजबूर ना कीजिएगा। नैना ने अपना फ़ैसला सुना दिया था।
میں نے ایک گہری سانس لے کر یوں محسوس کیا کہ میں اب تک الاسکا میں ہی موجود ہوں اور وہاں کی خنکی سے میرا وجود جم کر مجمد ہو گیا ہے۔